सम्मानित इंद्रदत्त लखनपाल जी बड़सर के हमारे विधायक, सम्मानित भोरंज के विधायक सुरेश कुमार जी, सम्मानित संजय रतन जी, सम्मानित हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा जी, सम्मानित जयसिंह के विधायक गोमा जी, सम्मानित कुलदीप पठानिया जी जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, सम्मानित राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा जी, सम्मानित मंच के सामने बैठे हुए मुख्य अतिथिगण के साथ आए हुए सभी उनके साथीगण और सम्मानित सुजानपुर और साथ लगते क्षेत्रों से आए मेरे सभी साथीगण, सबसे पहले तो मैं इस जिला का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो होली का उत्सव है उसमें आपके बीच में आया हूं। आपको इस होली उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने जब देखा कि संसार चंद कटोच जी इसी ऐतिहासिक सुजानपुर के चुगान में होली मनाया करते थे और जब इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला और मुझे पहली बार आज मुख्यमंत्री बनने के बाद इस क्षेत्र में आने का मौका मिला तो मुझे गर्व भी महसूस हुआ और बहुत अधिक प्रसन्नता भी प्राप्त हुई। मैं अभी राजेंद्र राणा जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पिछले 5 साल में सुजानपुर में विकास रुक सा गया था। सुजानपुर नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास रुक सा गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार जब मैं अधिकारियों के साथ बैठा और बैठक के में जो मुझे प्रेजेंटेशन दी गई उसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पिछले 5 साल से जिस प्रकार की गवर्नेंस इस प्रदेश में रही उससे हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैंने पूछा कि क्या आपने कभी इस प्रदेश की समृद्धि के लिए आपने क्यों नहीं ऐसे कार्य किए जिससे प्रदेश में आम जनता समृद्ध हो? तो अधिकारियों का जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पिछले 5 साल रही, हम कहते भी थे लेकिन उनकी सोच राजनीति थी। और जब मैंने दिन रात मेहनत करने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दिशा देने की कोशिश की तो उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी न किसी प्रकार से उस विकास में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य भी सही है, हमारी दिशा भी सही है। आपने हिमाचल की जनता को पिछले 5 साल से ठगा है। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, पेंशन भोगी कर्मचारी, पेंशन भोगी अधिकारी को आपने 6th पे कमीशन दे दिया, लेकिन एरियर का 4,500 और 5,500 करोड़ रुपया अभी तक आपने नहीं दिया। वो देनदारी आप हम पर छोड़कर चले गए। इससे पहले भी जो सरकारें थी कभी ऐसी देनदारी नहीं छोड़ी गई थी। यही नहीं, डीए की घोषणा कर दी लेकिन 992 करोड़ रुपया वो हम पर छोड़कर चले गए, उसको भी नहीं दिया। जब ये प्रस्तुति मुझे दी जा रही थी तो मैंने पूछा उन्होंने दिया क्यों नहीं? उन्होंने कहा राजनीतिक
तौर पर कई बार चीज़ें हमें घोषणा करनी पड़ती है, देने के लिए थोड़ा समय लगता है। जब मैंने देखा तो सही मायने में हमारे पास पैसे नहीं थे और पता नहीं कहाँ से 4.5 साल तो सत्ता में रही, 4.5 साल तक कोई संस्थान नहीं खोला और जैसे ही चुनावों का 6 महीने का समय आया, ऐसी देविया शक्ति पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनकी कैबिनेट में आ गई कि 920 संस्थान खोले गए, 920 संस्थान खोले गए। और उन 920 संस्थान खोलने के लिए ना तो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, ना उन सीटों को फिलअप किया गया और महज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो संस्थान खोले गए। मैंने उनसे पूछा कि अगर इन संस्थानों को खोल दिया जाए, मान लिया जाए, तो कितना खर्च आएगा? तो कहा 5,000 करोड़ रुपए इन संस्थानों को खोलने की खर्च आएगा। और ऐसे स्कूल खोल दिए गए जहां टीचर 5 और प्राइमरी स्कूल में बच्चे 2। 200 स्कूल ऐसे खोल दिए गए जहां एक भी बच्चा अभी कक्षा में नहीं था, महज टीचर वहां लगे हुए थे। अब हम राजनीतिक जीवन में हैं, अगर हम भी ये सोच लें कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं और जो राज्य के साधन है वो हम लुटा देंगे और लुटाने का तरीका कर्जा उठाकर हिमाचल की जनता को कर्जे के बोझ के नीचे दबा देंगे, तो ये बहुत गलत बात है। हमने प्रयास किया, हमने एनरोलमेंट का पूरा डाटा कलेक्ट किया और पाया कि 56 स्कूल मिडिल खोले हैं, 2 टीचर है, बच्चा एक में नहीं है। 23 कॉलेज खोले जहां बच्चे सिर्फ 10 थे। जब हमने पाया कि क्राइटेरिया फिक्स कीजिए तो 60 के ऊपर जो कॉलेज में बच्चे आए, हमने वहां भी कॉलेज खोल लिया। लेकिन जहां 10 बच्चे, 5 बच्चे और एक टीचर है, वहां हमने कॉलेज नहीं खोला। हमने फैसला किया कि हम कॉलेज भी खोलेंगे, संस्थान भी खोलेंगे, लेकिन पहले बजट का प्रावधान करेंगे, उसके बाद कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, पोस्टें भरेंगे और उसके बाद संस्थान खोलेंगे। और इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आगे कार्य कर रही है। हमने वादा किया था 10 गारंटियों में से कि हम अपने जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारी है, उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने विकास का इतिहास लिखा है, कोई भी संस्थान उनकी कलम से होकर गुजरा है, शिक्षा संस्थान हो, मेडिकल कॉलेज हो, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने उस वादे के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का अपना वादा पहला पूरा किया। जब हमने वादा पूरा किया तो आप लोगों के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के 8,000 करोड़ केंद्र सरकार के एनपीए के तहत पड़े थे। मैंने मिलकर भी प्रयास किया कि वो 8,000 करोड़ रुपए हमें मिल जाए, लेकिन जब हमें मिलने का कोई संभावना नजर नहीं आई, हमने 3 तारीख की कैबिनेट में कहा कि सारा बोझ हम अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना चाहते हैं वो हमारी सरकार उठाएगी। यही नहीं, अभी 2.5 महीने का समय बीता है, हमने एक और गारंटी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के संबंधी थी कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे, उसकी परिकल्पना की गई। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि हर जगह हम 100 करनाल जगह चाहते हैं। उस दृष्टिकोण से हमारे पास अभी 18 जगह 100 करनाल जगह मिल गई है और उसमें अगले वित्तीय वर्ष में उस कार्य को शुरू कर दिया जाएगा।
एक और चीज जब मेरे ध्यान में आई, मुख्यमंत्री बनने के बाद परंपरा होती है सभी अधिकारी सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बालिका आश्रम किया। उन प्यारी बेटियों से, प्यारी बच्चियों से जो अपनी माँ को खो चुकी है, जो अपने पिता को खो चुकी है, उनसे हमने सीख ली। और सीखने के बाद 1 जनवरी 2023 को उस शुभ दिन मैंने एक घोषणा की कि ये जितने भी अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता नहीं है, जिनके पिता नहीं है, ये राज्य के बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कहलाएंगे। इनको सरकार अपने खर्चे पर सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी। 18 साल के बाद उनको पढ़ने की उम्मीद कम होती थी, क्योंकि उनके बाद उनको अलग कर दिया जाता था। हमने उस उम्र को भी 18 से बढ़ाकर 27 कर दिया और कहा कोई बच्चा किसी की दया दृष्टि पर निर्भर ना रहे। अगर वो पढ़ने में अच्छा है, एम्स में जाता है, IIT में जाता है, पॉलिटेक्निकल करता है, बेटियां BSc नर्सिंग करती है, डॉक्टर बनते हैं, सारा खर्च सरकार उठाएगी। उनके हॉस्टल का भी खर्च सरकार उठाएगी। यही नहीं, उनको 4000 रुपया महीने का जेब खर्च मिलेगा। उनको सर्दी के कपड़े अलग और गर्मी के कपड़े अलग 10,000 रुपया साल का मिलेगा। जब हमने पाया कि हम अपने परिवार में जब जिस तरह बच्चों का ध्यान रखते हैं, इन बच्चों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इन्हें साल में जिस प्रकार हम अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, उसी प्रकार इन बच्चों को भी घूमने का अधिकार है। और हमने इन बच्चों को साल में 10 दिन, चाहे वो केरल जाए, गोवा जाए, हिमाचल प्रदेश के, हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर जाए, हम उनको बाई एयर घूमने का पूरा खर्च देंगे और 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा देंगे। ये हमने क्यों किया? उन बच्चों ने कोई मांग नहीं की थी। वो बच्चे कोई मांग लेकर नहीं आए थे। हमसे जो भी हम राजनीतिक जीवन में पिछले 40 साल से कोई भी आदमी आता है, मांग उठा लेता है। और कई लोग आते थे कि इसके बच्चे के माँ बाप नहीं है, इसको पढ़ाई का खर्चा दे दीजिए। जब हमने सोचा कि ये कोई भी नेता, चाहे हम लेके आते थे कि इनको पढ़ाई के खर्चे के लिए हम इनको अपनी दया दृष्टि पर रखते हैं। हम उन बच्चों को उनकी दया दृष्टि पर रखना नहीं चाहते थे। हम चाहते हैं कि वो राज्य के बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट है, वो किसी की दया दृष्टि पर ना रहे। इन बच्चों को अधिकार देना हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती। इस दृष्टिकोण से हमने ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई। अब उनको सुविधाएं कैसे मिली? 2 जगह, जैसे मुख्यमंत्री का ऑफिस होता है सुंदरनगर और ज्वालामुखी में इंटीग्रेटेड इकट्ठा, जिसमें एकल नारियां भी होगी, डम एंड डफ गूंगे और बहरे बच्चे भी होंगे, उनका एक आवासीय स्थान। इन 2 जगह पर हम इस बजट में लाने जा रहे हैं। यही नहीं, हिमाचल कैसे समृद्ध बने, हिमाचल कैसे आम आदमी की आवाज की ताकत को सुनने के लिए कैसे उसको समर्थ किया जाए, इस दृष्टिकोण से भी हम काम कर रहे हैं। 10 साल में हिमाचल प्रदेश, अगर कांग्रेस पार्टी की इसी प्रकार से हम नीतियां लागू करते रहे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश हिमाचल प्रदेश होगा। ये सब करने के लिए नीतियां चाहिए, लगनशीलता चाहिए, मेहनत करनी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश 2025 में ग्रीन राज्य के रूप में कैसे उभरे, इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट बना दी गई है। हमारा बजट आएगा, उसमें आप देखेंगे पहला हिंदुस्तान का ग्रीन डिपार्टमेंट हमने
जहां एक भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ी नहीं है, वो परिवहन विभाग को कर दिया है। 1 साल के अंदर सभी विभाग हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चले जाएंगे। हम ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करेंगे। हम बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। आपको पता है कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक हम 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बाहरी राज्यों से बिजली खरीदते हैं। बाहरी राज्यों से 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से। उसको कैसे निपटा जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम है और जिंदा राणा जी का दिल भी धक धक कर रहा है कि घोषणाएं पता नहीं कब होगी। राणा जी को मैं बता रहा था स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी हमीरपुर गृह जिला है, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश मेरा सारा गृह जिला है। राणा जी ने जो कहा कि इस क्षेत्र में आईपीएच का डिवीजन खोला जाए, अगले बजट में उसका प्रावधान किया जाएगा। पहले प्रावधान किया जाएगा, उसके बाद सुजानपुर में उसको खोप दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का ये एक्शन डिवीजन चाह रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन भी खोलना है। हमने कहा हम उसमें भी बजट का प्रावधान करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में उसको भी खोल दिया जाएगा। सुजानपुर में आईपीएच का डिवीजन भी खोला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का डिवीजन भी खोला जाएगा। इसके अलावा एक बस स्टैंड की बात सुजानपुर में राणा जी ने कही है। बस स्टैंड के लिए जहां भी जगह उपलब्ध होगी, सुजानपुर में एक अच्छा बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, हमारे बेटे बेटियां ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस के लिए जाती है। अगले एकेडमिक सेशन से हम इसमें 2 पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस की शुरुआत करेंगे, जो माननीय विधायक द्वारा बच्चों के साथ बातचीत करके हमें उसकी सूची सौंप देंगे। फिर कहा कि टोनी देवी में कॉलेज खुलना चाहिए। मैंने कहा कि कॉलेज में खोलने से पहले वहां लेक्चरर की भर्तियां करेंगे और अगले वित्तीय वर्ष में, इस बार के एकेडमिक सेशन में नहीं, पहले भर्तियां करेंगे, जगह ढूंढेंगे, बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, उसके बाद आपके यहां टोनी देवी में कॉलेज भी खोल दिया जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, हेल्थ के बारे में बात करना चाहूंगा। आज जो हेल्थ सिस्टम है, यानी कि हमारी डिस्पेंसरीज है, सीएससी है, मेडिकल कॉलेज है, ये काफी पिछड़ चुके हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी के मामले में। हमने स्टडी किया और पाया कि किस प्रकार से हमें हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है। इसके लिए हमने एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट की नियुक्ति की और पाया कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र में 15 साल 20 साल पीछे है। इसको कैसे मजबूत किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार, जो कैजुअलिटी में एक बेड में 2-2 पेशेंट बैठे होते हैं, डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी दे रहा होता है, सबसे पहले किसी को बीमार होता तो कैजुअलिटी में ले जाया जाता है। उसको मजबूत करने के लिए हमारी सरकार इस बजट में कैजुअलिटी को सबसे अच्छा जो उसके लिए चीजें चाहिए उसको बनाने जा रही है। कैसे वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी में हमीरपुर के जोल सप्पड़ में हम कैंसर का वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने जा रहे हैं, जो अगले 3 साल में बनकर तैयार होगा।
कैसे सभी मेडिकल कॉलेज, चाहे चंबा है, चाहे उन्ना है, चाहे हमीरपुर है, चाहे और जगह है, सोलन है, आईजीएमसी है, कांगड़ा है, इन पांचों संस्थानों में आने वाले 1 वर्ष के भीतर रोबोटिक सर्जरी कर दी का इंतजाम, रोबोटिक सर्जरी का इंतजाम कर दिया जाएगा। आपके टेस्ट होते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट देनी होती है। हम ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट 6 घंटे के भीतर आपके मोबाइल ऐप पर आ जाए। इस दृष्टिकोण से भी हमारी काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार आम जनता की सरकार होगी, आम गरीब आदमी की सरकार आए होगी और ग्रीन स्टेट के रूप में हिंदुस्तान का पहला राज्य बने। इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। आप और राणा जी और जनता के बीच में मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आप साथ दीजिए। हमें कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, लेकिन उन कड़े फैसलों का स्वाद आपको 3 साल बाद मिलेगा और 4 साल में हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आएगी। इस वादे के साथ एक बार जो आपने मांगा है, उन सब मांगों को आर्थिक हालात देखकर भी मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि शाहजहांपुर के लोग मेरे अपने परिवार के लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एक और मैं कहना चाहता हूँ। राजेंद्र राणा जी कह रहे थे आलमपुर, शाहजहांपुर जो 50 बेड हॉस्पिटल है आपका है, आने वाले समय में 1 साल में इनको 100 बेड का किया जाता है और इसकी क्षमता बढ़ाकर 100 बेड कर दी जाएगी और इसमें लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी लाई जाएगी ताकि आपका यहाँ तुरंत इलाज हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।